ठीक है, चलो हेडिंग डाल लो। जो लास्ट क्लास में हुआ था मोशन ऑफ ए सेंटर ऑफ मास, ये हुआ था ना, मोशन ऑफ ए सेंटर ऑफ मास। तो इस बार आज का जो टॉपिक है लिख लो, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। हाँ, मोमेंटम कैसे डिफाइन किया गया एक पार्टिकल्स का? ये तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, बट बिफोर दैट हाँ, तो एक कोई छोटा सा पार्टिकल जिसका मास m है, मान लो इसके अंदर वेलोसिटी v है, तो इसके मोमेंटम को लोग p से डिफाइन करते हैं m इंटू वी, और ये आपका एक वेक्टर होता है, इसमें वेलोसिटी वेक्टर होता है। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। अच्छा, और एक चीज़ और हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, जो सेंटर ऑफ मास की जो डेफिनेशन पढ़ी थी। सेंटर ऑफ मास हमने क्या बोला था कि जो x बार है, याद होगा हमने कुछ इक्वेशन लिखे थे, हाँ, m1 x1 m2 x2 ऐसे चलते गया है, mn xn अपॉन, हाँ, तो m1 प्लस उसी को कैपिटल M लिख दिया गया था। ठीक है, याद है। और फिर इसको जब हमने राइट साइड लाए थे mx बार, तो ये तो आपका सेंटर ऑफ मास के डेफिनेशन से ये फार्मूला जानते हैं आप लोग। फिर याद होगा कि हमने इसको क्या किया था, इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया था। इसको टाइम के रेस्पेक्ट में अगर आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो ये चीज़ क्या आ जाएगा, m d, हाँ, d बाई डी टी एक्स बार m1 d x1 बाई डी टी mn d xn बाई डी टी। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हमने क्या बोला था, ये सब dx बाई डी टी क्या है आपका, यही आपका वेलोसिटी होता है। यानी कि पार्टिकल 1 के रेस्पेक्ट में बोला जाए तो ये क्या हो जाएगा, m1 v1, ऐसे m2 v2, लास्ट में mn vn, और इधर क्या हो जाएगा m इंटू, इसको मैं कैपिटल V, ये किसकी वेलोसिटी है, नहीं पार्टिकल नहीं, x बार क्या, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। सेंटर ऑफ मास का जो पॉइंट है वो किस वेलोसिटी से चल रहा है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। ठीक है, तो अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें हमने क्या लिया कि कई सारे पार्टिकल, मान लो n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, पार्टिकल नंबर 1 2 ऐसे करके n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं। अच्छा, अगर इसका मोमेंटम मान लो p1 बोलते हैं, इसका मोमेंटम हम लोग p2 बोलते हैं, इसका मोमेंटम हम लोग p3 बोलते हैं, तो मोमेंटम हमारा क्या है, अभी बात हुई है मोमेंटम क्या हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा, वेक्टोरली हम ऐड कर देंगे, वेक्टोरली हम ऐड कर देंगे, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी आपकी, अगर पूरे सिस्टम के मोमेंट को, अगर मोमेंटम को ऐड कर लेंगे p1 प्लस p2, तो ये क्या आएगा आपका, ये पूरे सिस्टम का जो समेशन आ गया वेक्टर सम, ये क्या आ जाएगा, ये इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम आ जाएगा। सारे एक अलग अलग पार्टिकल का वेक्टोरली सम करेंगे तो पूरे सिस्टम का क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा। ये टोटल सिस्टम का मोमेंटम है। इसको इक्वेशन नंबर 3 देखो। अब तुम जरा 2 और 3 को कंपेयर करो, तो ये m1 v1 क्या है, p1 ही है, m2 v2 क्या है, तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट m1 v1 m2 v2। अभी कंपेयर नहीं करें, अभी थर्ड में देखो p1 क्या है, p1 इज द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1, डेफिनेशन से क्या होता है ये m1 v1, ऐसे मैंने लिख दिया mn vn। अब इसको चाहो तो इसको तुम इक्वेशन नंबर 3 डाल दो। तो पीछे जा रहे हैं, पीछे नहीं जा रहे हैं। देखो मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर के कॉन्सेप्ट से अगर मैंने पूछा पूरा सारे वेक्टर का सम क्या होगा, तो सारे वेक्टर का वेक्टोरियल सम क्या बोलोगे कि इस पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम है, पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम है, ये वेक्टोरियली निकाल लोगे। ये चीज़ आई। P1 लेकिन क्या है, P1 आपका पार्टिकल नंबर 1 का मोमेंटम है, तो P1 की जगह आप m1 v1 ले सकते हो।
P2 को आप M2V2 ले सकते हो, ऐसे आपने Pn को M1V1 लिख दिया। ये इक्वेशन नंबर 3 क्या बता रहा है कि ये टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम है। और अभी आपने इक्वेशन 2 में क्या देखा है कि ये जो RHS और ये RHS दोनों बराबर चीज आ रही है। तो क्या आपको दिख रहा है, ये क्या आपको दिख रहा है ये कि जो P होता है सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होता है, सेंटर ऑफ मास का जो एक तरह से जो मोमेंटम हुआ उसी के बराबर हो गया। तुम्हें ना अलग अलग कैलकुलेट करके देखो हर चीज़ कहाँ पे कोलैप्स कर रही है जाके, हर चीज़ पूरे सिस्टम की कहाँ पे जा रही है, सेंटर ऑफ मास पे जा रही है। तो मुझे अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता है, हाँ ये पूरा लिखना है ये, अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता है तो हमको अब ये नहीं टेंशन लेना है कि अलग अलग पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होगा। ये सेंटर ऑफ वी देखो, ये एक्स बार क्या था आपका, एक्स बार क्या था, ये सेंटर ऑफ मास पहले क्लास तो किए थे तुम ना? हाँ सर पहले किया था। भूल गया, देखो ना अगर भूल गए तो। ये तो पढ़ा था हमने पिछली क्लास में। हाँ देखो ये एक्स बार क्या है, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। हाँ तो ये सेंटर ऑफ मास का लोकेशन है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो गई। तो यहाँ से आपने क्या कंक्लूड किया कि जो टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम होता है दिस इज नथिंग बट मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो ग्रेविटेशन खुद से हो जाएगा ना? नहीं मैं करा दूंगा। तुम्हारा कब तक है? करते हैं, रुक जाओ अभी टाइम है। 20th ना? नहीं क्या 20th ही है। 20 हाँ ये अभी डिस्कस करेंगे, अभी इसी का डिस्कस करेंगे। चलो लिख लो, एक लाइन लिखो, इसमें लिख लो दस द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। आगे लिख लो। हाँ अभी का सब करेंगे मैथ्स में, ठीक है। दस द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। क्वेश्चन नहीं है, इसी चीज़ को स्टेटमेंट में लिखो। अब समझा स्टेटमेंट में क्या कहना चाह रहा है, कल को भूल के क्या चीज़ लिखा है तो लिखो ये चीज़। द टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू द इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास equal to the product of total mass of the system and the velocity of its center of mass। नहीं देखो अभी मोमेंटम तुम पार्टिकल का जानते हो, एक पूरे सिस्टम का मोमेंटम ये प्रूव किया जा रहा है। अभी देखो बड़ा सिंपल एग्जांपल अभी आएगा। जैसे तुम लोग काइनेटिक एनर्जी क्या जानते हो, हाफ एम बी स्क्वायर। तो क्या रोटेशनल बॉडी का भी हाफ एम बी स्क्वायर होता है? वहाँ पे फॉर्मूला चेंज होता है, मास ऑफ द सिस्टम एंड द वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। हाँ आज लगाए थे। नहीं ये तुम लोग के लिए नहीं है, ये बेसिकली मार्केटिंग पर्पज है ये। सोसाइटी थोड़ा ऐसा नहीं लग रहा क्या? स्कूल भी लिख चुके हैं पहले, ये सोसाइटी में लगाने वाला हूँ। अच्छा तुम्हारी सोसाइटी में भी लगा है? कहाँ अपने लगा है, बाकी गौर में आज लग गया है, बाकी धीरे लग रहा है। इसको भी दे दो, अपनी सोसाइटी में लगा। ये कहाँ लगा पाएगा, इसका सोसाइटी में 3,500 रुपये लगेगा लगवाना। या दे देंगे, जाके लगा देना। देखो चुपका देना रात में छुप के। इनकी सोसाइटी में नोटिस बोर्ड कैसे लगते हैं? नोटिस बोर्ड मतलब हर जगह लगते हैं, हमारी सोसाइटी में क्योंकि मैं ओनर हूँ इसलिए नहीं लग रहा है। ये तो लगते हैं। तो ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? मतलब क्या बोला जा रहा है कि जो टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम जो होता है वो मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लियर? कितने लगते हैं सर ऐसे? लगते हैं कहीं 1000 है, कहीं 2000 है, कहीं 3000।
अच्छा, तो आपका फॉर्मूला देखो आगे इसके लिखिएगा, P इक्वल टू एम इंटू वी। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डी बाई डी टी पी। सर ये सारा सेंटर ऑफ मास पे चल रहा है, सारा सेंटर ऑफ मास पे मर्ज कर जा रहा है, कहने का मतलब। वेलोसिटी भी सेंटर ऑफ हाँ, वेलोसिटी अभी सेंटर ऑफ मास की, मास भी सेंटर ऑफ मास तो टोटल सिस्टम है, मास तो टोटल है, ठीक है। लेकिन ये पी क्या है? सेंटर ऑफ मास का मूवमेंट नहीं, ये सिस्टम का मोमेंटम है। अच्छा टोटल सिस्टम का जो मोमेंटम है वो इन दो चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, टोटल मास पे डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। ये क्या है? m इंटू ए, याद है? पिछले क्लास में हमने इसको बताया था, क्या चीज़ है ये? क्या था? FEXT होता है ये। तो आपको क्या एक नया फॉर्मूला मिल गया, सब देखा हुआ है। लेकिन अभी क्या हम लोग प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो न्यूटन्स की जो भी फॉर्मूले थे जो आपके पार्टिकल्स के लिए एग्जिस्ट करते हैं, वो सभी आपके किसके लिए भी काम करेंगे? मतलब वो एज ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। भाई हमने प्रूव किया था ना, m याद आ गया ना, m इक्वल टू FEXT, ये चीज़ हमने प्रूव किया था सेंटर ऑफ मास के वाले में। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया कि dp बाई dt इक्वल टू फोर्स एक्सटर्नल, और यही क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। लेकिन किसका मोमेंटम चेंज? सिस्टम का मोमेंटम चेंज। और यही तुम्हारा था पार्टिकल्स के लिए भी, यही था डेफिनेशन, यही था न्यूटन्स का कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू अप्लाइड इज कॉल्ड फोर्स। ये तो डेफिनेशन बताई गई थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। रेट होता है, रेट इससे आता है, चेंज ऑफ मोमेंटम इम्पल्स होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू फोर्स। तो दिस इज इन लाइन विद द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के जो कॉन्सेप्ट हैं, दैट इज इन लाइन विद द पार्टिकल्स के रूल्स ऑफ द पार्टिकल। जो पार्टिकल्स के जितने रूल्स बनाए गए थे वो सारे तुम्हारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में भी अप्लाई हो रहे हैं। dp बाई dt FEXT वैसे होता है पार्टिकल्स के केस में। न्यूटन का सेकंड लॉ तो यही है, लॉज ऑफ मोशन का सेकंड लॉ तो यही है ना। यहाँ पे आपने क्या बता दिया? आपने भी ये चीज़ प्रूव कर दिया कि रेट ऑफ ये चीज़ दैट इज दिस इज अप्लीकेबल फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या एज ए होल बॉडी या एज ए रिजिड बॉडी। सेम फार्मूला अप्लाई है। हाँ मिला है। अच्छा, FEXT अगर जीरो हो गया, अगला यहाँ से लिख लो, इफ FEXT इज जीरो, एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे नहीं लग रहा है तो फिर सेंटर ऑफ मास में वो नहीं है। नहीं, तो क्या मतलब हुआ? dp बाई dt जो पिछले क्लास में बन लचा रहा था, यहीं से बता रहा था, यानी कि आपका p क्या हो गया? P कांस्टेंट का क्या मतलब हुआ? टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व। हो सकता है इंडिविजुअल पार्टिकल का अलग अलग उसके अंदर मासेस का मोमेंटम कंजर्व ना हो, लेकिन टोटल सिस्टम, इसका मतलब टोटल सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है, कंजर्व हो गया है। ठीक है, टोटल सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व। लिख लो इसको चाहो तो एक लाइन में। ठीक है, तो वही चीज़ है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम हो गया बेसिकली ये। ठीक है, एनसीईआरटी में देखो दो एग्जाम्पल दिया है। एक हैवी न्यूक्लियस है रेडॉन का, हैवी न्यूक्लियस है रेडॉन का। ये मान लो ऐसे जा रहा है, पेज नंबर 150। हाँ, हाँ 150 मिला। देखो एक फिगर बनाया गया है, ये आपका दो पार्टिकल में स्प्लिट कर रहा है। ठीक है, तो हाँ कोई रेडॉन एक एलिमेंट है जो हीलियम और आर्यन, अब रेडॉन है कि रेडियम है, क्या है वो देख लो, नाम दिया कहीं पे और। हाँ,
न्यूक्लियस Ra स्प्लिट्स इनटू लाइटर न्यूक्लियल Rn एंड अल्फा पार्टिकल हीलियम। मतलब Ra आपका Rn और हीलियम में ब्रेक कर रहा है। तो क्या पढ़ना है वो बताओ। वही फिगर जो बना ऊपर वाली, हाँ वही फिगर बना रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो इस फिगर में ये चीज़ बताना चाह रहा है कि जब ये तुम्हारा पार्टिकल ब्रेक करेगा, जब पार्टिकल ब्रेक करेगा तो ये इसी तरह ब्रेक करेगा कि इसका सेंटर ऑफ मास, क्योंकि जो ब्रेकिंग हो रही है ये सिस्टम के अंदर हो रही है, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है। तो इस केस में जो सेंटर ऑफ मास इन दोनों बॉडी का क्यूमुलेटिवली सेंटर ऑफ मास रहेगा वो इसी तरह रहेगा जिस तरह कि ये ब्रेक ना हुआ होता तो किधर चलता है, ये आपका ऐसे चलता जाता है। अगर ये ब्रेक ना होता तो ऐसे चलता जाता है। अब ये ब्रेक हो गया है तो दोनों ऐसा निकलेंगे कि उनका जो सेंटर ऑफ मास क्यूमुलेटिवली जो सेंटर ऑफ मास रहेगा ये हमेशा इसी लाइन पे, अभी कुछ देर के बाद मान लो ये यहाँ पहुँच गया तो ये ऐसी पोजीशन पहुँचेगा कि इसका सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, इस पॉइंट पे रहेगा, इस पॉइंट पे रहेगा। समझ में आ रहा है ये? क्योंकि नहीं देखो इसमें सेपरेट तो होंगे। देखो अगर ये सेपरेट ना होता तो किधर चलता है, ये अंदर चलता है, स्ट्रेट चलता है। जब इधर देखो, इधर जब ब्रेक हो रहा है ये तो कोई भी एक्सटर्नल सिस्टम नहीं हो रहा है, अंदर एक्सप्लोजन हो रहा है। तो मोमेंटम इसमें क्या हो गया, कंजर्व हो गया। यानी कि जो पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो तो कांस्टेंट है, अभी तो सेम रहेगा। अभी तो हमने प्रूव किया है कि अगर F(ext) आपका 0 है तो P हमारा क्या होता है, कांस्टेंट, यानी जिस मोमेंटम से चल रहा था उसी मोमेंटम से चल रहा है ये। तो इसका जो जैसे जैसे ये चलता है, मान लो अगर ये ब्रेक ना करता यहाँ पहुँचता जितने समय पे, उसके बाद यहाँ पहुँचता, तो अगर ये ब्रेक किया है तो इसका जो मोमेंटम होगा, मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसी लाइन के लॉन्ग मूव करेगा और उसी तरह चलेगा जैसे अगर ये ब्रेक ना किया होता। ठीक है, इसको और एक तरह समझ लो, ये तो समझ में आ गया ना। सेंटर ऑफ मास की लाइन जो मूव नहीं करेगी, सेंटर ऑफ मास की लाइन तुम्हारी ब्रेक करेगा तो एक्सटेंड ना चलेगा। हाँ ब्रेक ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन भाई देखो एक बोल रहा है ना कि एक हैवियर न्यूक्लियाई है, एक लाइटर है, मान लो ये ऐसे डायरेक्शन में चलता है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो हमेशा इसी लाइन पे रहेगा। अच्छा, ये बोलना चाह रहा हूँ पहले तो, पहला चीज़ समझ में आया, सेंटर ऑफ मास हमेशा इसी लाइन पे रहेगा। ठीक है, दूसरा चीज़ इसमें दूसरा चीज़ देखो, अगर आप जिस स्पीड से ये चल रहा है उसी स्पीड से आप भी चल रहे हो, ध्यान देना यहाँ पे, जिस स्पीड से ये चल रहा है उसी स्पीड से आप चल रहे हो, तो आपके रिलेटिव सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है, 0। अब जिस समय ये ब्रेक किया, जब ब्रेक किया आप अभी भी v से चलते जा रहे हो, नहीं इसको नहीं देखना। तो इसका सेंटर ऑफ मास आपके रिलेटिव में क्या स्पीड से चलेगा, ये तो समझ में आई। इसके कंबाइंड सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा, पूछा गया अब आपके रिलेटिव क्या होगा, तो वो क्या होगा, 0 ही रहेगा, वो सेम ही एक्सिस पे चलेगा, उसी स्पीड से चलेगा जिस स्पीड से आप चल रहे थे पहले। ठीक है, तो ये मोमेंटम इसलिए लगाया गया यहाँ पे। पहले तो देखो इसका सेंटर ऑफ मास हमेशा इसी लाइन पे रहेगा। दूसरा, सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या रहेगी इसके रिलेटिव में हमेशा क्या रहेगी, शुरू में 0 है और बाद में भी 0 रहेगी, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है। तो इस फिगर को बना लो। ठीक है, इसमें 2 लाइन लिख लो इसमें रही। ठीक है, देखो बुक लाए हो सब लोग कि नहीं, देखो इसमें 2 पैरा दिया है एज एन एग्जाम्पल, वाला पहले पढ़ लो सब लोग ध्यान से। एज एन एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर रेडियो एक्टिव डिके ऑफ मूविंग अनस्टेबल पार्टिकल like the nucleus of radium. A radium nucleus disintegrate into nucleus of radon and helium alpha particle. The forces leading the decay are internal to the system. ध्यान से समझना एक लाइन, they are internal to the system. कोई बाहर से आके उसको नहीं ब्रेक कर रहा है,
अंदर ही एक्सप्लोजन हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, ठीक है, कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल में डिके हो रहा है, ये नेचुरल प्रोसेस होती है, कोई जाके उसको इंड्यूस नहीं कर रहा है कुछ अलग से, पहला चीज़। फिर क्या बोल रहा है, सो द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज द सेम एज बिफोर एंड आफ्टर। क्लियर, ये तो पहला चीज हो गया। द टू पार्टिकल प्रोड्यूस इन द डीके, द रेडॉन न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल मूव इन अ डिफरेंट डायरेक्शन इन सच ए वे दैट सेंटर ऑफ मास मूव अलोंग द सेम पाथ। इसको अंडरलाइन कर लो, चाहे तो कॉपी में लिख लो। मतलब दे डिसइंटीग्रेट इन सच ए वे दैट सेंटर ऑफ मास मूव अलोंग द सेम पाथ विच द ओरिजिनल डिकेइंग रेडियम न्यूक्लियस वाज मूविंग। दी ना, समझ में आया? समझ में आया ये सुगुन आपको? समझ में आया? हाँ, मतलब अगर डिके ना हुआ होता तो जिस पाथ पे चल रहा है उसका सेंटर, ये तो पहला पार्ट हो गया कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन नहीं वेरी करेगी, पहला चीज। अब नेक्स्ट पैरा में क्या बोल रहा है, कहीं भी चला जाएगा, हमेशा सेंटर ऑफ मास इन दोनों का इसी लाइन पे रहेगा। यही समझाने की कोशिश कर, जैसे कल एग्जांपल दिए थे पैराबोला वाला कि कोई एक एक्सप्लोज हो रहा है तो हमेशा ऐसा फॉल करेगा कि उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा उसी लाइन पे जाएगा। क्या चीज़, लास्ट वाले देखो, मूव, यहाँ से देखो ना, द टू पार्टिकल्स, पढ़ो आगे, द टू पार्टिकल्स प्रोड्यूस इन ए डीके, द रेडॉन न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल मूव इन ए डिफरेंट डायरेक्शन। क्लियर, डिफरेंट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं इन ए सच वे दैट देयर सेंटर ऑफ मास मूव्स अलोंग द सेम पाथ अलोंग विच द ओरिजिनल डीकेइंग मटेरियल या न्यूक्लियस वाज मूविंग। ठीक है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट देखो, इफ यू ऑब्जर्व द डीके फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब जिस वेलोसिटी से सेंटर ऑफ मास चला था उसी वेलोसिटी आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट है, यानी कि आप इसी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ गए हैं, इसी की गाड़ी में बैठ गए हैं, तभी तो आपके लिए रेस्ट हो गया। अब आगे देखो क्या लिखा है, द मोशन ऑफ पार्टिकल इन्वॉल्व इन ए डीके लुक्स पर्टिकुलरली सिंपल, द प्रोडक्ट particle move back to their center of mass। रुक जाओ, समझ में आया क्या बोल रहा है ये? नहीं, ये ऐसा बोल रहा है कि अगर आप इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे हैं तो देखो, यहाँ से देखो, जैसे मान लो ये पार्टिकल यहाँ पे था एक्सप्लोजन, तुम ये यहाँ पे, तुम यहाँ पे उसके साथ, अगर एक्सप्लोड ना होता तो ये जिस समय यहाँ होता उस समय तुम्हें क्या, तुम यहाँ पे होते। जिस समय एक्सप्लोड हो रहा है तो तुम, ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे हैं कि तुम्हारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तुमको कैसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा ना कि जैसे देखो अभी तुम इसके तुम्हें लगा रुका हुआ है सेम ही लाइन में हमेशा, और जब ब्रेक किया तो क्या होगा, ये तुम्हें ऐसे दिखेगा ये, क्योंकि तुम इसी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो। हाँ, तुम्हें ऐसे लगेगा कि एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। ठीक है, तो वही अगला फिगर जो बनाया है कि उसमें तुम्हें ऐसे करके दिख रहा है ये। एक हमारी तरफ भी तो आ रहा होगा। हाँ, एक तुम्हारी तरफ आ रहा है, एक इधर आ रहा है, मतलब एक नीचे जाएगा और एक ऊपर की तरफ जाएगा, सच दैट कि इसका जो सेंटर, भाई देखो इसके अंदर
देखो ये जो वेलोसिटी हो तो कंपोनेंट मतलब कंपोनेंट वाइज देखा जाए तो ये तो मोमेंटम वाइज तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कहने मतलब ये बताना चाह रहा है ये कि अगर आप इसी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ के देख रहे हो तो आपको ये पार्टिकल ऐसे दिखेगा। जैसे देखो जब इस तरह बाहर से देखो, लेबोरेटरी के बाहर से देख रहे हो तो तुमको क्या दिखा है, एक पार्टिकल ऐसे जा रहा था और टूटा ऐसे करके निकल रहा है। हाँ, और तुम उसी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ गए तो तुम्हें क्या दिखेगा, पार्टिकल रुका हुआ है, रुका अचानक ब्रेक किया। तो अगर मान लो एक इधर देखो, वो तो डिपेंड करेगा ना, मान लो अगर ऐसे करके गया एक तो ये दोनों ऐसे सेपरेट आउट होंगे। तुम्हें इक्वल नहीं बोल सकते हो, इक्वल नहीं बोल सकते हो। मान लो ये हैवी है, लाइटर है, तो लाइटर वाला तुम्हारा क्या रहेगा, तेजी से नीचे जाएगा, ये तुम्हारा हल्के हल्के जाएगा। लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास जो है तुम्हारा वो तुम्हें वहीं दिखेगा, तुम्हें लग रहा है रेस्ट पे है। तो ये बोलना चाह रहा है इसमें, ठीक है। आगे एक पैरा में क्या बोल रहा है कि लेबोरेटरी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे करते हैं कि लेबोरेटरी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे नहीं बैठ के काम करते हैं, हम लोग उसी पार्टिकल के स्पीड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो ये बस ऐसे थियरी दिया है इतना, ठीक है। ठीक है, इसके बाद देखो वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है। तो थोड़ा पढ़े तो थे हम लोग, याद है? तो थोड़ा जल्दी जल्दी रिवाइज कर देते हैं तो याद है। हाँ थोड़ा सा, हाँ तो वेक्टर प्रोडक्ट अब 2 वेक्टर्स लिख लो। वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ 2 वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बेसिकली 2 तरीके से होता है, एक होता है स्केलर जो कि पढ़ चुके हैं हम लोग, और एक क्या होता है आपका वेक्टर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, ए डॉट बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो ये क्या होता है, मॉड ए बी साइन थीटा। तो ये तो आपका क्या हो गया, ये स्केलर पार्ट हो गया तीनों। तो इसका वेक्टर पार्ट कैसे आता है हम लोग, ईटा वेक्टर, या इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल। कॉस थीटा, तो ये नहीं रहता है। तो वेक्टर प्रोडक्ट में दोनों एन कैप है, नॉर्मल कैप है। सर उस टाइम बताया था फालतू नहीं है, अभी काम है, अब काम आएगा। 2 चीज़ हो गया, देखो ए क्रॉस बी 2 वेक्टर का जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसका ये चीज़ क्या होगी, अगर पूछा गया इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या है आपका, मैग्नीट्यूड मतलब इसकी केवल वैल्यू। ये क्या है तुम्हारा, ये चीज़ क्या है तुम्हारा, ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होती है। तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ये आपका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, अच्छा ये वैल्यू जरा यहाँ पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो ए क्रॉस बी क्या है, मॉड ए क्रॉस बी इंटू ईटा वेक्टर। तो कई बार आपसे पूछा गया ईटा वेक्टर निकालिए, नॉर्मल वेक्टर निकालिए। तो ये क्या हो गया, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ये इस तरह। ये आपका क्या हो गया, एन वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर, ईटा वेक्टर जो भी बोलो। अब नॉर्मल वेक्टर होता क्या है, नाम क्या है नॉर्मल, ऐसा वेक्टर जो ए और बी, भाई देखो इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ए और बी वेक्टर के दोनों के नॉर्मल होना चाहिए। भाई देखो जैसे मान लो ये ए वेक्टर आपका है, ध्यान दो, और ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ, और थीटा क्या चीज़ है, ए और बी के बीच में एंगल। तो इस वेक्टर को अगर पकड़ के मैं यहाँ पे ले आऊँ तो जैसे ऐसे ध्यान दो, जैसे ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, इनके बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा। तो ए क्रॉस बी का क्या मतलब हुआ कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो ये है लेकिन उसका डायरेक्शन क्या है, नॉर्मल। इन दोनों के नॉर्मल, तो इन दोनों के नॉर्मल कैसे हो सकता है कोई चीज़, इस प्लेन में तो संभव ही नहीं है। अगर इसके परपेंडिकुलर बनाओगे तो इसके परपेंडिकुलर नहीं होगा, इसके परपेंडिकुलर बनाओगे तो इसके नहीं होगा। तो ऐसा वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर है, तो कैसे संभव चीज़, ये तुम्हारा इस डायरेक्शन में हो, या पेपर के आउट हो, या पेपर के इन हो। ठीक है, तो पेपर के इन होगा कि पेपर के आउट होगा, तो इसको हम निकालते हैं राइट हैंड रूल से निकालते हैं। राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल मतलब ए क्रॉस बी का मतलब ए हैंड को, जैसे ए को आपको पुश करते हुए बी पे ले जाना है, तो ए ऐसे राइट हैंड रखते हैं और पुश करते हुए ए को हमें कहाँ पहुँचाना है, बी तक। ये जो वेक्टर है क्या बोलते हैं हम लोग,
ये दोनों का 90 है, लेकिन ये डायरेक्शन बताता है, यानी कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आपका क्या हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया, आउटवर्ड हो गया इस केस में। ठीक है, समझ में आया? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या हो गया, आउटवर्ड हो गया। जैसे वो कर्ल है उसको वैसे कर्ल। हाँ, कर्ल ए से बी की तरफ जाते हैं। अब तुम बोलो सर ए से बी तो हम ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे करते हुए राइट हैंड में, लेकिन हमेशा शॉर्टर डिस्टेंस भी जाते हैं। भाई ए से बी जाने का ये भी तरीका है, ए से बी जाने का आपका ये भी तरीका है। इधर से जाओगे तो ये गलत हुआ, क्योंकि ये आपका क्या है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उस डायरेक्शन से जाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? है B2 में अंदर जाओ, B2 में अंदर जाओ। बी क्या बोल रहे हो? B2 में अंदर बी क्रॉस ए, B2 ए मत बोलो, यहाँ बी डॉट ए बोलो या बी क्रॉस ए बोलो। ठीक है, B2 ए मतलब राइट हैंड, मतलब कि अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो ए वेक्टर को बी की तरफ ले जाना, भी राइट हैंड से, कभी लेफ्ट हैंड नहीं लगाना है हमको। और ये क्रॉस प्रोडक्ट बहुत जगह आने वाला है। ठीक, ए क्रॉस बी ऐसे होगा, ए क्रॉस बी ऐसे ही होगा। नहीं बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए तुम्हारा कैसे होगा, बी से ए की तरफ जाना है, तो अंदर हो जाएगा ये। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टी लिख लिए, कुछ प्रॉपर्टी लिख लो फटाफट। क्या प्रॉपर्टी है? पहला प्रॉपर्टी देखो, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, क्या मॉड ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर होगा? मॉड क्या होगा? मैग्नीट्यूड, मतलब बराबर होगा। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। सेकंड, क्या ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर होगा? नहीं होगा ना, ये नहीं होगा। तो कब बराबर होगा ये? ए क्रॉस बी कब बराबर होगा? इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, समझ में आया? तीसरा, थर्ड लिख लो। थर्ड, कोई वेक्टर का अपने से क्रॉस कितना होता है? स्क्वायर, मॉड का स्क्वायर। सोच के बोलो, रटो मत कोई चीज, जल्दबाजी नहीं है। ए क्रॉस ए का मतलब क्या हुआ? फिर ए स्क्वायर। नहीं नहीं ए क्रॉस बी क्या होता है? हाँ, जीरो जीरो एंगल 180, तो कॉस 180 जीरो। एंगल 180 कुछ भी बोले जा रहा है। साइन जीरो, साइन जीरो। ए का ए के से क्या एंगल बनेगा? खुद का खुद से कितना एंगल बनेगा? जीरो। तो फॉर्मूला क्या होगा? ए साइन थीटा जीरो, ईटा का साइन जीरो कितना होगा? जीरो। क्या हो जाएगा ये? जीरो। जीरो इंटू कोई वेक्टर, जीरो वेक्टर। ए क्रॉस से क्या हुआ भाई? है तो वेक्टर ही ना, क्रॉस। सर दोनों के मॉड्यूलस का क्रॉस करेंगे तो मॉडुलस का क्रॉस कैसे कर सकते हो? हाँ वो भी नहीं। मॉडुलस मॉडुलस क्या होता है? एक रियल नंबर होता है। दो रियल नंबर का क्रॉस क्या होता है? तो क्लास 3 का क्वेश्चन हो गया। ठीक है यहाँ तक? सो फॉर सो गुड। और बोलो जरा, तो यहाँ से अगर पूछा गया आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा? बोलो जल्दी से। आई स्क्वायर 1 होता है। अरे डॉट कर दिए क्या? नहीं डॉट नहीं, सॉरी, क्रॉस करना है, ये पूछ रहा हूँ। भाई यही तो हुआ केस, ए क्रॉस ए, खुद का खुद से, खुद का खुद से, खुद का खुद से, हैं सारे जीरो वेक्टर। यस या नो? आई डॉट आई वन कैसे होता है? आई डॉट आई तो वन होता है। अब वो बताएं? चलो रुक जाओ, तो कोई समझा जब तक मीटिंग ज्वाइन करा रहे हैं। उनसे पूछ लो ना। किससे? नहीं, मीटिंग वो चली गई है। सर ये कौन सा चैप्टर है? नहीं चैप्टर आपका वही है जो हम लोग कर रहे थे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स।
हंसा मत करो एक दूसरे को, तुम हंसते क्यों हो? हंसने भी फालतू चिल्ला के हंसने की बात तो नहीं। नहीं हंसा कभी मत रहे हो, कभी किसी में हंसना नहीं चाहिए। इतना तेज हंस रहा था। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स चल रहा है, स्क्वायर कब आता है? उसी में आता है डॉट में। डॉट में। हाँ। ए डॉट जो बी होता है ये क्या होता है? मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा। अगर कल को तुम्हारा ए डॉट ए आ गया ए स्क्वायर मॉड तो मॉड ए कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1। सर एक बार कॉस में डॉट कॉस क्रॉस प्रोडक्ट का डॉट मुझे वापस आ देना बाद में। समझा रहे हैं, वही तो समझा रहे हैं, फिर से समझा रहे हैं। ये फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट का, ए बी कॉस। इसका पहला नाम क्या है? स्केलर प्रोडक्ट। मतलब आउटपुट क्या आता है? ये नंबर क्या आएगा? एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। इसकी क्वांटिटी क्या आती है? वेक्टर क्वांटिटी। ये तो पहला डिफरेंस। फॉर्मूले में क्या डिफरेंस? मॉड ए मॉड बी दोनों में आता है। यहाँ कॉस आता है, वहाँ साइन आता है। लेकिन ये स्केलर इसलिए कुछ नहीं है, वहाँ वेक्टर है, इसलिए आपको नॉर्मल कैप लगाते हैं। और भाई वेक्टर तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन आपका क्या होगा? ये दोनों के परपेंडिकुलर। तो अब भाई कोई चीज़ दो चीज़ के परपेंडिकुलर क्या होती है? दो डायरेक्शन भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। तो वो कैसे निकालते हैं? राइट हैंड रूल से। बट वो तो थर्ड डायमेंशन में होता है। वो तो ऑब्वियसली थर्ड में ही होगा तुम्हारा, तभी तो संभव है। क्लियर आता है? ये चीज़ क्लियर हुई? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? चलो आगे सब लोग। फोर्थ देखो जरा, फोर्थ आई क्रॉस जे क्या होगा? हाँ तो क्या होगा ये? फॉर्मूले से मॉड आई मॉड जे साइन, साइन क्या होगा? 90। आई और जे के बीच का एंगल, भाई आई और जे के बीच का एंगल, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इधर आई बोलते हैं, इधर जे बोलते हैं। बीच में एंगल कितना हो गया? 90। आई जे साइन 90। अब तुम्हें अगला क्या चीज़ निकालना है? नॉर्मल कैप। ध्यान देना एक मिनट। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो क्या बचा? नॉर्मल कैप। यानी कि यूनिट वेक्टर आएगा किस डायरेक्शन में? जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो एक्स और वाई के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस होती है? जेड एक्सिस होती है। और तो उसी जेड एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का एक नाम दिया गया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? के कैप। यानी कि आई क्रॉस जे क्या आ गया आपका? के कैप। समझ में आया? तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं, ध्यान दो। एक बना लेते हैं ऐसे, आई जे के, आई जे के बन गया। ठीक है, तो आई क्रॉस जे क्या हो गया? आई क्रॉस जे क्या हो गया? के। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा? माइनस के। वेरी गुड। तो यानी कि जब हम लोग इधर से चल रहे हैं तो आई क्रॉस जे क्या हुआ? के हुआ। जे क्रॉस के क्या होगा? आई। तो जे क्रॉस के क्या हो गया? आई। के क्रॉस आई क्या हो गया? याद रहेगा? इसका उल्टा किया गया, के क्रॉस जे माइनस आई। आई क्रॉस के क्या हो गया? माइनस जे। तो ये जो रूल है बड़े इंपॉर्टेंट है, 11th 12th में बहुत यूज़ होंगे। ठीक है, बहुत जगह यूज़ होंगे। तो ये चीज़ बहुत ही क्लियर होना चाहिए दिमाग में हमारे, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। रियान क्लियर हुआ साहब? स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट दो तरीके के हो गए। वेक्टर में प्रोडक्ट कोई पूछा किस तरह का होता है, तो दो तरीके से होता है। सारे आएंगे, इसी सब पे आते हैं। इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो। सिंपल हो गया बहुत। हाँ बहुत सिंपल है, इतना सिंपल नहीं आता है। सर मैथ्स में पढ़ लेंगे, ये वेक्टर तो और आसान हो जाएगा। ये सब कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, इस हिसाब से लगते हैं। चलो अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, नेक्स्ट प्रॉपर्टी टाइप लिख लो या फॉर्मूला बनने जा रहा है। प्रॉपर्टी लिख लो। जैसे मान लो दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है, मान लो a1i a2j a3k, मतलब अब किस पे आ गए हम लोग? कंपोनेंट वाइज में आ गए हैं। और बी आपका अब क्या है? b1i कैप, b2j कैप, b3k कैप। समझ में आया? आता है? तुमसे पूछा गया कि a क्रॉस b निकालिए, तो क्या करोगे? a क्रॉस b क्या होगा?
A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप, क्रॉस क्या हो गया? B1 I, B2 J, B3 K। सही आता है? अब देखो इसको मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या हो जाएगा? अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, क्रॉस प्रोडक्ट है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? ये A1 इंटू B1 और I क्रॉस I 0। क्लियर? समझ में आया? अच्छा इसको जरा इससे मल्टीप्लाई करो। A1 B2 I क्रॉस J क्या होता है? K। अच्छा समझ में आया सबको? ऐसे थर्ड वाले कर देते हैं। क्या होगा ये? A1 B3 I क्रॉस K क्या होता है? माइनस J। तो पहले का तीनों से मल्टीप्लाई करने पे एक टर्म 0 हुआ है, 2 टर्म मैंने लिख दिए हैं। बाकी भी लिख दो जल्दी से, मैं लिख देता हूँ। A2 B1 J क्रॉस J, J क्रॉस A नहीं A2 B1 J क्रॉस I क्या हो गया? माइनस K प्लस ये तो 0 हो गया। A2 B3 क्या हो जाएगा? J क्रॉस के I कैप। ठीक है। A3 B1 K क्रॉस I क्या हो गया? माइनस J। K क्रॉस I हाँ प्लस J और K क्रॉस J क्या हो जाएगा? माइनस I। A3 B2 माइनस है। ये आ गया। I वाले भाई को सब साथ कर लो। I के साथ का क्या है? A2 B3 माइनस A3 B2। ठीक है, माइनस J कर लो। A1 B3 A3 B1 और प्लस K के साथ कर लो। A1 B2 माइनस A2 B1। अब इतना लंबा याद नहीं करना, एग्जाम में क्या करना, एक छोटा सा हाँ हमने क्या करते हैं इसको I J K A1 A2 A3 B1 B2 B3 और ये क्या हो गया? A क्रॉस B। अब I को जब हम लोग चेक करेंगे तो I के लिए क्या करते हैं? इस रो इस कॉलम को बंद कर देंगे। A2 B3 माइनस A3 B A2 B3 माइनस B2 A3 A2 B3 माइनस A3 B2 I वाला हो गया। I का क्या हो गया? सर ये कन्वेंशन है माइनस J लिखना। हाँ वो तरीका अभी पढ़ोगे, आगे बताएंगे उसको। तो मतलब अभी के लिए याद, अभी बस याद कर लो। ठीक है, सब बताएंगे। ठीक है, माइनस J। अब J वाला बंद कर लो। A1 B3 और B1 A3 B1 और प्लस K का क्या होगा? K बंद कर लो। A1 B2 और A2 B2। तो मैंने तुम लोगों को तो बढ़िया समझा दिया। ठीक है, इसको करके दिखा दिया इसके बराबर होता है। तो आज के बाद मैं कभी भी जब वेक्टर प्रोडक्ट यूज़ करूंगा तो इतना सब नहीं करूंगा, सीधे मैं क्या बनाऊंगा? बॉक्स डिटर्मिनेंट्स। सीधे मैं डिटर्मिनेंट्स बनाऊंगा। ये ऐसे कर लो, ये बना लो भी, बना चुके हैं सब। वो तुम लोग बोले थे, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, थोड़ा रिवाइज हो जाए आप लोग को। हाँ हाँ ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये डिटर्मिनेंट बोलते हैं इसको, डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स से ही डिटर्मिनेंट्स आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा करो जल्दी से। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A इज इक्वल टू 3I कैप माइनस 4J कैप प्लस 5K कैप एंड वेक्टर B माइनस 2I कैप प्लस J कैप माइनस 3 कैप। आपको निकालना क्या है? A डॉट B निकालना है और आपको A क्रॉस B निकालना है।
ए डॉट बी मतलब क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। ए डॉट बी मतलब क्या होता है, A1 A2 B1 B2 C1 C2। ये A1 हो गया, B1 हो गया, C1 हो गया, ये A1 A2 A3 लिख दो, तब क्या फॉर्मूला हो जाएगा। अगर इसको मैं A1 A2 A3 लिख दूँ, इसको मैं B1 B2 B3 लिख दूँ, तो क्या होता है ये A1 B1 A2 B2 A3 B3। समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, हाँ ए डॉट बी भूल गया क्या, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे जीरो हो जाएगा, इससे जीरो हो जाएगा। अच्छा आपने वो कर दिया, ठीक। अभी डॉट कर रहे हैं तो 3 इंटू -2 कितना हो गया, -6 -4 और -15 कितना आ रहा है। नहीं गड़बड़ हो गया क्या कुछ, 4 इंटू 1 सही सही तो है आंसर। सुनना है ठीक। अच्छा जरा ए क्रॉस बी निकालो जल्दी से। आ गया, क्या है आंसर, फिर से बोलो, माइनस 5 के क्या है। तो इसको क्या करोगे तुम, 3 -4 5 -2 1 -3, ठीक ठीक ठीक। तुमसे पूछा क्या बी क्रॉस है कितना होगा, फाइंड बी क्रॉस ए एज वेल, माइनस डायरेक्शन में गई तो फिर से ऐसी ना करो, माइनस से मल्टीप्लाई, बस इसको क्या करो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। -9 -10 आएगा ना प्लस, किस वाले का बोलो, अच्छा प्लस हो जाएगा।